हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक आपके समस्त विषय जो आपके विद्यालय में आपको पढ़ाए जाते हैं वो पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इन शॉर्ट, यहां पर कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि आप 3 या 4 वीडियो देखने के बाद इतना पैसा दीजिए या उतना पैसा दीजिए। एवरीथिंग इज फ्री, बस इसका आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अध्याय के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है आव्यूह। आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से आपके बोर्ड में भी वही किताबें चलती है, इसीलिए अपन उन्हीं प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 3.1 का कि यदि आव्यूह ए इस प्रकार है, एक आव्यूह दिया है जिसमें 3 तो पंक्तियां हैं, ऐसे अपन पंक्ति गिनते हैं, ये 1 पंक्ति, ये 2 पंक्ति, ये 3 पंक्ति, ऐसे स्तंभ गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो के लिए आपको कुछ कुछ चीजें ज्ञात करनी है। पहली चीज, आव्यूह की कोटि कितनी है। तो आव्यूह की कोटि को अपन जब परिभाषित करते हैं तो आपको याद होगा कि कोटि को लिखा जाता है m गुणा n या m क्रॉस n, गुणा नहीं। m का मतलब क्या है कि आव्यूह में कितनी पंक्ति है, n का मतलब क्या है आव्यूह में कितने स्तंभ है। यही 2 चीजें होती है ना। अब यहां पर गौर करोगे तो पंक्तियां कैसे निकालते थे। पंक्तियां निकालते थे 1, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो m का मान तो 3 होना चाहिए और स्तंभ 1, 2, 3 और 4, तो स्तंभ का मान 4 होगा। तो अगर पहले वाले प्रश्न का जवाब देना है फर्स्ट का, तो कोटि होनी चाहिए, ये गुणा नहीं करना है, इसको क्रॉस करके लिख देना है कि 3 क्रॉस 4, इसमें इसको 12 मत लिख देना, बस इतना ही। दूसरा, इसमें अव्ययों की संख्या कितनी होती है। तो यदि आपको यह पता चल जाए कि आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो इसके लिए आपको कोटि और स्तंभ का आपस में गुणा करना होता है। अगर दोनों का गुणा करोगे तो कितने अवयव है ये पता चल जाएगा। तो यहां पर दूसरे का जवाब है कि कितने अवयव होंगे। तो अवयव में आप 3 और 4 का गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 4 मतलब 12 है ना। यहां गुणा है, यहां ध्यान रखना, यहां पर क्या है, गुणा है और यहां पर गुणा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा का पूरा 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, चलो ऐसे बच्चों वाला काम तो अपन करेंगे नहीं, वैसे 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। अवयव 1,3, 2,1, 3,3, 2,4 और 2,3। तो अगर ऐसे लिखा जाता है ना, आपको एक चीज मैंने और बताई थी कि ए आई जे का मतलब क्या है। ए आई जे का मतलब है आई वाली पंक्ति एवं जे वाले स्तंभ का अवयव। पंक्ति तो आई वाली हो और जे वाला स्तंभ हो, उसके अवयव के बारे में बात हो रही है। देखो कैसे, जैसे यदि यहां पर मैं तीसरे सब प्रश्न का जवाब उत्तर लिखने जाऊं तो सबसे पहले बात A13 की। A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति मतलब ये 1, पहली पंक्ति तो यही है 1, तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ की वजह से ये अवयव बनेगा जो कि दिया है 19, कितना, 19, तो इसका जवाब मिला 19। दूसरा A21, 2,1 मतलब दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति कौन सी, ये वाली, इसका पहला स्तंभ 35। दूसरा A33, तो A33 कैसे निकालोगे, तो A33 भी बड़ी आसानी से निकलेगा। 3,3 मतलब तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति तो ये, तीसरा स्तंभ, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3, तो इसके और इसकी वजह से ये अवयव बनेगा जो कि दिया है -5, तो -5। उसके बाद A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये वाली, चौथा स्तंभ 1, 2, 3, चौथा, चौथा ये वाला अवयव 12। और आखिरी में A23,
ए 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति यही वाली, तीसरा स्तंभ 1 2 तीसरा ये वाला अवयव जो कि 5/2 लिखा है यहां पर। तो इसका आंसर 5/2। तो प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ। प्रश्न नंबर 1 आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं समझ में ना आए तो, और समझ में आए तो ही कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? ठीक है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या हो सकती है? अब जैसे हमने एक प्रश्न भी पहले वाले मतलब लेक्चर में किया था, जहां पर प्रश्न उदाहरण था कि 8 अवयव है तो कोटियां क्या क्या होगी। जैसे तो मैंने आपको बताया था कि अगर अवयव हमारे पास है, जैसे उदाहरण के लिए अपन 24 अवयव की जगह 4 अवयव ए बी सी और डी लेते हैं, तो इन चारों की मदद से आप कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं। जितने भिन्न प्रकार के आव्यूह उतने भिन्न प्रकार की कोटि, है ना। तो जैसे एक आव्यूह आपने बनाया जिसमें ए बी सी डी चारों हैं, ऐसे लिखे हुए ए बी सी और डी, लेना तो चारों को ही है। तो इस आव्यूह में कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है m गुणा n, या m क्रॉस n, गुणा नहीं। जहां m का मतलब पंक्तियां, क्या आप कितनी पंक्तियां ले रहे हो, और n का मतलब स्तंभ होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 4 पंक्ति है, 1 2 3 4, स्तंभ है 1। अगर मैं इसको ऐसे जमाऊं तो भी शायद कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी और डी, इसमें पंक्ति कितनी है? एक पूरी पंक्ति, 1 2 3 और 4 स्तंभ। तो एक तो मिला 4 क्रॉस 1 और दूसरा 1 क्रॉस 4। देखना, एक तो आप इसे 4 एक तरीके से और 1 4 तरीके से जमा सकते हो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये कि मैं ए बी लिख दूं, यहां सी डी लिख दूं। ये 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला आव्यूह होगा, तो 2 क्रॉस 2। अब इसके अलावा कुछ नहीं, आप 3 पंक्ति नहीं बना सकते। अगर 3 पंक्ति बनाओगे तो ऐसे लिखोगे ए बी सी, तो डी को कहां? यहां लिखोगे। तो बाकी इन दोनों जगहों पर क्या लिखोगे? शून्य नहीं लिख सकते, शून्य अलग कहानी है। शून्य भी एक अवयव हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहां शून्य लिख दिया और यहां शून्य लिख दिया, तो ये 2 अवयव हैं। तो यहां पर 3 तो पंक्ति है, लेकिन 2 अवयव मतलब 2 स्तंभ, कुल 6 अवयव हो जाएंगे। हमें 4 के बारे में बात करनी थी, ये 2 खाली भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जब इसके बारे में बात कर रहा था मैं 4 अवयवों के बारे में, तो ऐसा था। अब 24 को बना के कैसे देखें, तो मैंने इसका तरीका बताया था। आप 24 को कितने तरीकों से 2 पूर्णांकों के गुणा के रूप में विभाजित कर सकते हैं? प्रश्न यही है। मतलब 24 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो 2 पूर्णांकों का गुणा? 2 पूर्णांक नहीं, 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा। तो 24 को 2 प्राकृत संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। जैसे 1 गुणा 24, है ना। अगर 2 लूंगा तो क्या मैं 2 भी लिख सकता हूं? हां, 2 गुणा 12। 3 लूंगा तो 3 गुणा 6 नहीं, सॉरी 8। 4 लूंगा तो 4 गुणा 6। 5 का किस में गुणा करो कि 24 बने? नहीं बन सकता। जैसे मान लो कि सर मैं 5 लिख दूं, नहीं चलेगा। 5 की जगह 6 लिखूं, नहीं चलेगा। 6 की जगह 7 लिखूं, नहीं चलेगा। 7 की जगह 8 लिखूं। अगर किसी संख्या का इनमें से पहले प्रयोग हो चुका है तो उसके बाद रहने देना। जैसे 8 लिखा ना, तो 8 पहले आ गया, बस रहने दिया। अब देखो, अगर 1,24 लिख सकते हो, मतलब 1 पंक्ति 24 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 24 पंक्ति और 1 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ और 6 पंक्ति 4 स्तंभ। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कुल 8 अलग अलग तरीकों से इसके आव्यूह का निरूपण कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कितने तरीकों से? 8 अलग अलग तरीकों से, है ना। और कोई मतलब ऐसे 2 संख्या नहीं है जो 24 को अपन विभाजित कर सके। अब अगर पूछा, प्रश्न में पूछा है, तो ये संभावित कोटियां, यही आपका उत्तर है। ये संभावित कोटियां है, ये
24 को हटा दो यहां से, यही संभावित कोटि है, कितनी 8। अब अगर बात की जाए, ये 24 वाले का था ना जवाब, अगर 13 वाले के बारे में बात करें तो 13 को आप कितनी 2 प्राकृत संख्याओं के गुणा में लिख सकते हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है, 1 गुणा 13, क्योंकि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, आप 13 से किसी को भाग नहीं दे सकते, 13 के गुणनखंड नहीं हो सकते, तो 13 को 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1 में कर सकते हो। तो यहां पर कोटियां सिर्फ 2 होगी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। ये सेकंड वाले का आंसर। क्लियर है क्या? बस चलो यार आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न नंबर 3, किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो सेम वही सवाल है, अगर 18 अवयव है तो 18 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, है ना, 4 5 6, ये 6 आ चुका ना, बस। अब उसके बाद 6 गुणा 3, 9 गुणा 2 और 18 गुणा 1, ये ये कोटियां हैं संभावित अगर अवयव 18 हो गए तो। और अगर 5 अवयव हो तो 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, इसके अलावा कुछ नहीं। 5 अवयव में तो यही 2 कहानी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं अगर 5 अवयव हुए तो। डन है? प्रश्न नंबर 3 भी यहां से समाप्त होता हुआ। चलिए ठीक है, अब आपके सामने थोड़ा सवाल जो है वो थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव है। एक 2x2 के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। 2x2 का अवयव होगा कैसे? 2x2 के अवयव का मतलब क्या है? सबसे पहले ये बोला आपको 2x2 का अवयव, मतलब इसमें पंक्तियां कितनी? 2, स्तंभ कितने? 2, है ना। तो मैं इस अवयव को ऐसा लिखता हूं कि एक अवयव 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव कैसा हो सकता है? पहली बात, 2 पंक्ति और 2 अवयव मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभों का अवयव, 2 पंक्ति लेनी है तो पंक्ति में पहले अपन लिखते हैं 1 1 1 2, है ना, और उसके बाद A2 1 और 2 2। ये हुआ 2 पंक्तियों का अवयव जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का। ये 2 पंक्ति है, ये 2 स्तंभ है। पहले अवयव को 1 1 लिखते हैं, फिर 1 2, अगर आगे आता तो 1 3 1 4, उसके बाद दूसरी पंक्ति में 2 1 2 2, नीचे आते तो 3 1 3 2 3 4, ऐसी कहानी होती। लेकिन 2 पंक्ति 2 स्तंभ में 4 अवयव होंगे जो आपके सामने है। अब इनको निकालने का तरीका पहले पार्ट में जो दिया है वो वाली बात करते हैं, ठीक है। पहला जो प्रश्न है उसमें यह बोला है कि AIJ निकालने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आप AI को J में जोड़ दो और वर्ग करने के बाद 2 से भाग दे दो। अगर ऐसा है तो मैं A11 के बारे में बात करता हूं। A11 का मतलब क्या है? 1 को 1 में जोड़ दो, I और J दोनों 1 1 है, 2 से भाग दे दो। A11 का मतलब कितना? A11 का मतलब I और J दोनों 1 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 + 1 2, 2 का वर्ग 2, 2 बटा 2, तो यहां से मिलेगा 2 का वर्ग 4, 4 बटा 2 2। अगर A12 के बारे में बात करो तो, अगर A12 के बारे में बात करूं तो यहां से चीज ये निकल के आती है कि यहां पर I का मान तो 1 है लेकिन J का मान 2 है। अगर I का मान 1 और J का मान 2 है तो वहां रख दो, परिभाषा अभी भी वही है पहले वाले प्रश्न की, मतलब 1 + 2 पूरे का वर्ग बटा 2, तो ये मिलता है 3 का वर्ग मतलब 9 बटा 2, है ना। चलिए तीसरा A21, A21 में क्या करेंगे यार? I का मान 2, J का मान 1, और अगर A21 निकाला जाए तो 2 + 1 का वर्ग बटा 2 और ये फिर से 9 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा A22 सॉरी A22, जब I और J दोनों का मान 2 है तो I और J की जगह 2 2 रख दो यार। अगर I और J की जगह 2 2 रखोगे तो 2 + 2
पूरे का वर्ग बटा 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटा 2 8। तो आपका जो आंसर आना चाहिए इस केस में, पहले वाले केस में A11 की जगह क्या निकाला, 2, 2 रख दो, यहां 9 बटा 2, यहां पर भी 9 बटा 2, यहां 8। फाइनल उत्तर है बिना किसी समस्या के। क्लियर है क्या? देख सकते हो यार, आई होप देयर इज नो इशू। अब अगर दूसरे वाले सवाल के बारे में बात करें, इसी को अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। अपन इसी में दूसरा सवाल बता देते हैं, मतलब इसको हटाने के बाद दूसरा वाला पार्ट करेंगे, है ना। दूसरा वाला पार्ट कहता है कि अब ए आई जो है वो आई बटा जे है, मतलब यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, ए आई में आई बटा जे जो है वो परिभाषा थोड़ी बदल जाएगी, मतलब आपको ए आई जे निकालने के लिए थोड़ी अलग मेहनत करनी होगी। यहां पर A11 के बारे में बात करेंगे, और ये क्या है, जब i और j दोनों 1 के बराबर हो, i बटा j, मतलब अब जो आपको आव्यूह निकालना है उसमें a i j कैसे निकलेगा, आप i को j से भाग दे देंगे। जैसे यहां पर i मतलब 1, j मतलब 1, तो 1 बटा 1 तो 1, i मतलब 1, j बटा 2, मतलब j मतलब 2 तो 1 बटा 2, i मतलब 2, j बटा 1 तो ये 2, i और j दोनों 2 के बराबर तो 2 बटा 2 1। तो आपके सामने अभी जो आव्यूह बनेगा वो 1, 1 बटा 2, 2 और 1 बन जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। देख लो अगर कोई समस्या हो तो, कोई परेशानी हो तो। क्लियर है क्या? तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। तीसरे वाले में परिभाषा जो है वो बदल के दी है। तीसरे वाले पार्ट में, अच्छा ये दूसरे का जवाब था, अब तीसरे का जवाब लिखेंगे अपन। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में i प्लस 2j पूरे का वर्ग डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर क्या करेंगे, i और j दोनों का वर्ग आपके सामने, i और j दोनों आपके सामने है ना, तो i प्लस 2j मतलब 1 और 1 दोनों है, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 पूरे का वर्ग बटा 2, तो 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का वर्ग 9, तो यह आएगा 9 बटा 2। यहां पर i 1 है और j 2 है, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग बटा 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, तो ये मिला 25/2। अब उसके बाद i बराबर 2 और j बराबर 1, मतलब 2 प्लस 2 गुणा 1 का वर्ग बटा 2, तो 4 का वर्ग 16, 16 बटा 2 8। उसके बाद i और j दोनों 2 2 के बराबर है, तो 2 प्लस 2 गुणा 2 पूरे का वर्ग बटा 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 8 क्यों, 2 ही होगा ना, परिभाषा में तो यही लिखा है। ठीक है, 6 का वर्ग कितना, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 बटा 2 18। तो यहां से आपके सामने जो आव्यूह मिलेगा वो मिलेगा 9 बटा 2, तो पहला अवयव है A11, A12 की जगह 25 बटा 2, और उसके बाद A21 की जगह 8 और A22 की जगह 18। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 समाप्त हो जाता है। देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, 4 प्रश्न वैसे ही करना था। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब 3x4 का आव्यूह तो बहुत बड़ा होगा। 3x4 का जो आव्यूह है अगर उसे निकाला जाए तो 3x4 के आव्यूह में 3 तो पंक्ति और 4 स्तंभ है। अगर 3x4 के आव्यूह के बारे में बात की जाए, मतलब 3 तो पंक्ति है, 3 पंक्तियां, और स्तंभ कितने, 4। अब इसे कैसे बनाएं, तो इसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी यहां मदद देनी पड़ेगी। 3 पंक्ति होनी चाहिए, मतलब A11, A21 और A31। 4 स्तंभ, तो ऐसा 4 बार करो, A12, ठीक है, A12, A13 और A14। उसी तरह A22,
A23, A24, A31 या A32, A33 और A34। आपको ऐसा एक अवयव निकालना है। कितने अवयव है टोटल? 12 है ना, गिन लो कितने अवयव है, 12। मतलब आपको कैलकुलेशन कितनी बार करना है? 12 बार कैलकुलेशन करना है। क्लियर है क्या? अब दोनों सवालों में सी चीजें सेम रहेगी। तो अगर मैं बात करता हूं A11 A12 की, है ना, इस कैलकुलेशन को तो करना ही पड़ेगा यार, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। जब हम A11 के बारे में बात करते हैं तो A11 का मतलब, A12 का मतलब, A13 का मतलब और उसके बाद A14 का मतलब। आई होप ये आपको पता है। A13 A14 का मतलब क्या होगा? आप I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे। उसके बाद इस केस में I की जगह 2, I की जगह 1 और J की जगह 2 रखेंगे। यहां पर I की जगह 1 और J की जगह फिर से 3 रखेंगे और यहां पर I की जगह 1 और J की जगह 4 रखेंगे। ये तो सिर्फ 4 अवयव होंगे, बाकी क्या और निकालते हैं, चिंता ना करो। तो अच्छा, पहले बात परिभाषा दी कैसी है। तो पहले प्रश्न का अगर जवाब निकाला जाए तो परिभाषा दी है AIJ का मतलब है 1/2 माइनस 3I प्लस J। तो AIJ का मतलब है 1/2 मापांक माइनस 3I प्लस J। अब आपको जहां जहां I है उनका मान रख के ये सारे अवयव निकालने हैं। अभी तो बाकी के अवयव और भी निकलेंगे। तो देखो यार, बस कैलकुलेशन है। देखो क्या क्या है, 1/2 सब में ही है। तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 1। अच्छा, मापांक का मतलब याद है ना क्या होता है? मापांक का मतलब अगर मापांक में ऋणात्मक संख्या भी आती है तो हम उसे क्या लिखते हैं? धनात्मक। मापांक 3 बराबर 3 का मापांक मतलब 3। ठीक है, उदाहरण के लिए चाहे ऋणात्मक हो कि धनात्मक हो, आंसर 3 आएगा। वैसे ही अगर यहां -3 का 1 में गुणा करोगे तो -3 प्लस 1 2, -2 का मापांक 2, 2/1/2 1। यहां पर फिर से 1/2 -3 गुणा I का मतलब तो 1 लेकिन J का मतलब 2, तो -3 गुणा 1, -3 प्लस 2 -1, -1 का मापांक 1 और 1/2, जिसे आप 0.5 भी लिख सकते हैं जगह बचाने के लिए जब अवयव बनाएंगे। उसके बाद जब I का मान 1 और J का मान 3 हो तो 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 3, तो भाई साहब ये तो 0। -3 गुणा 1 कितना? -3 प्लस 3 0। चौथा 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 4, तो -3 का 1 में गुणा -3 प्लस 4 1 आ जाएगा और साथ में 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5। तो अगर इस अवयव की पहली पंक्ति बनाने की कोशिश करूं, मैं आंसर लिख रहा हूं और आंसर अभी पूरा नहीं है, ए निकालने जा रहे हैं पहली पंक्ति से, मतलब सिर्फ पहली पंक्ति लिख रहे हैं अभी जो हमने निकाली है। 1 0.5 0 और फिर 0.5, बाकी के अवयव निकालने जा रहे हैं। बाकी के अवयव के लिए फिर से कैलकुलेशन करेंगे और कुछ नहीं। अगले पन्ने पर, ठीक है, तो अगले पन्ने पर कैलकुलेशन करने गए तो अब निकालने जाएंगे हम A21 A21 A22 A23 और A24। यहीं पर यहीं पर A31 A32 A33 और A34। क्लियर है? अब A21 का मतलब क्या है? I का मान 2 और J का मान 1। वैसे ही यहां पर I का मान 2, J का मान 2
यहां पर i का मान 2, j का मान 3 और यहां पर भी i का मान 2, j का मान 4। वैसे यहां पर A31 i का मान 3, j का मान 1, i का मान 3, j का मान 2, i का मान 3, j का मान 3, i का मान 3, j का मान 4। है ना? क्या परिभाषा अभी क्या है? परिभाषा चाहो तो फिर से लिख लो। i में, अच्छा इधर है परिभाषा, i में 3 का गुणा कर -3 का गुणा करके j जोड़ के मापांक करने के बाद 1/2 करना है। -3i प्लस j मापांक बटा 2। तो परिभाषा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं भाई साहब, है ना? aij कैसे लिखा है? तो aij लिखा है 1/2 मापांक 3-3i प्लस j, है ना? तो देखो यार यहां पर क्या 1/2, i का 3 -3 में गुणा, तो -3 गुणा 2 प्लस 1। अब -3 गुणा 2 का मतलब क्या है? -6 प्लस 1 -5, -5 का मापांक 5, 5/2 2.5। ठीक है, उसके बाद i का मान 2, तो 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 2, तो 6 और 2 मतलब -6 प्लस 2 -4, -4 का मापांक 4, 4/2 2। 3 दूना 6, 6 में अपन ने 3 जोड़ा, -6 में 3 जोड़ा तो 3 और उसका दशमलव फिर से वही। उसके बाद यहां पर सेम कहानी 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 4। ठीक है, तो -6 प्लस 4 कितना होगा? तो -6 प्लस 4 2, -2 का मापांक 2, तो यह आया 1। हमने बाकी की दूसरी पंक्ति के अवयव भी निकाली है, 2.5, 2, 1.5 और 1। तो यहां से उत्तर जो है वो धीरे धीरे बनने लगा है। 2.5, 2, 1.5 और 1, तो ये मिला 2.5, 2, 1.5 और 1। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति भी समाप्त हो चुकी है। तीसरी पंक्ति 3, 1, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 1 बराबर -3 का 3 में गुणा -9 प्लस 1 8, 8 का मापांक या -8 का मापांक 8, 8/2 4। नौ प्लस 2 7, ठीक, मतलब -9 प्लस 2 7 और यहां से मिलेगा 3.5 और अगेन 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3 तो 6 -9 प्लस 3 6, 6/2 3 और इस केस में 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 4, तो यहां से मिल जाएगा 9 प्लस 4 मतलब -9 प्लस 4 5, 5 मापांक तो 5 ही आएगा और यहां से बचेगा 2.5। तो अगली पंक्ति के अवयव भी आपने निकाल लिए, 4, 3.5, 3 और 2.5। तो यहां से मिला 4, 3.5, 3 और 2.5, 4, 3.5, 3 और 2.5। बिल्कुल, आप अपना आंसर पहले वाले का चेक कर चुके हैं। पूरा 3x4 का अवयव बन गया। यहां पर लिख देना कि इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, कोने में लिखा जाता है। अभी इसके दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। दूसरा पार्ट मतलब जब aij को 2i - j लिखना है, मतलब अभी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये चीज यहां से बदल जाएगी। और जब ये बदल जाएगी तो मतलब आंसर भी चेंज होगा, नया अवयव बनेगा जहां पर aij की जो परिभाषा है वो है 2i - j, मतलब हर i का डबल करके उसमें से j घटा दो। तो ये सारी चीजें चेंज होगी फिर तो यार, a11, a12, a21, a22 सभी कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए सभी मतलब फिर से निकालना है सारे के सारे अवयव, कुल मिला के बात ये है और कुछ नहीं। चलो फिर लिखते हैं अपन फटाफट ना, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। सेकंड वाले पार्ट का जवाब हम लोग करने जा रहे हैं। सेकंड सवाल हमारे सामने यहां पर लिखा हुआ है। सेकंड सवाल में अवयव तो वही बनेगा 3x4 का,
है ना, जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए। ए आई जे का मतलब है हर आई में से हर आई का डबल करके जे घटा दो। अब हर आई का डबल करके जे घटा दो मतलब जैसे आई और जे दोनों यहां पर एक है, तो आई का डबल जे घटाया तो 1 बचा। फिर यहां आई का डबल करके जे घटा दो तो 2 गुणा 1 फिर -2 बराबर 0। आई का डबल करके जे घटा दो तो 2 गुणा 1 -3 0। आई का डबल करके जे घटा दो तो 2 गुणा 1 -4। और रुको ये 0 कहां से हो जाएगा, ये तो -1 होगा और ये -2 होगा, तो 1 0 -1 -2। चलिए नेक्स्ट है, अगर मैं यहीं पर ए आई जे की परिभाषा कैसी, ए आई जे की परिभाषा है कि आई का डबल करके जे घटा दो। तो अगर ए आई जे की परिभाषा ऐसी है, आई का डबल करके जे घटा दो मतलब 2 गुणा 2 -1 जिसका मतलब 3। फिर यहां पर 2 गुणा 2 -2 जिसका मतलब 2 होना चाहिए। 2 गुणा 2 -3 जिसका मतलब 1 और 2 गुणा 2 -4 मतलब 0। आई का डबल जे घटा दो, हर चीज में यही करना है। फिर यहीं भी यही करना है, आई का डबल मतलब 2 गुणा 3 -1 5। आई का डबल 2 गुणा 3 -2 4। 2 गुणा 3 -3 तो 2 और 2 गुणा 3 -4 तो वेट शायद हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 6 में से 3 गए तो 3 बचने चाहिए और यहां पर 6 में से 4 गए तो 2 बचने चाहिए। सारे अवयव आपके सामने हैं। पहले स्तंभ पहली पंक्ति लिख ले, 1 0 -1 -2। तो यहां पर 1 0 -1 और -2। उसके बाद 3 2 1 0 और 2 3 4 5। तो 3 2 1 0 और 2 3 4 5। इस प्रकार से ये नया अवयव बना सेकंड पार्ट का आंसर। तो इस प्रकार से अवयव तो निकाल सकते हैं यार अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप देयर इज नो इशू, है ना। 2 3 1 0 ही था ना, 3 2 1 0 3 2 1 0 करेक्ट है। चलिए तो प्रश्न होता है समाप्त। इस प्रश्न के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए कि x, y तथा z क्या क्या है। तो पहला सवाल है कि दो अवयव अगर बराबर होते हैं तो कब होते हैं, जब उनका करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो बराबर हो, मतलब a11 के बराबर, a12 के बराबर। तो अगर पहले वाले सवाल में बात करता हूं तो यहां ये 4 इधर के बराबर होना चाहिए, तो 4 किसके बराबर, y के बराबर। 3 किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो क्या लिख दूं, y का मान तो 4, z का मान 3 और x किसके बराबर, इसके बराबर। दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो x बराबर 1। पहला तो सिंपल है। अभी यहां आते हैं, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव x प्लस वाई, इधर या पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव x प्लस वाई बराबर 6। 2 तो 2 के बराबर है, चिंता की बात नहीं है। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तो 5 प्लस z बराबर 5, तो यहां से z का मान तो 0 आया यार, है ना। और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव x y बराबर 8 होना चाहिए। तो आपके सामने x प्लस वाई बराबर 6 और x गुणा y बराबर 8 है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने का तरीका ऐसे कुछ कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि y बराबर 8 बटा x, बात सही है, और इसे इसमें रख दो तो x प्लस 8 बटा x बराबर 6, है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। कुछ समीकरण ऐसा बनेगा, x का वर्ग प्लस 8 बराबर 6x, सब दूर x से गुणा किया, 6 को इधर ले आए। तो अगर 6 को इधर ले आए तो ये बनेगा x का वर्ग माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यहां से x का वर्ग माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहां से आपने x को बाहर निकाला तो x माइनस 4, यहां से आपने माइनस 2 को बाहर निकाला तो x माइनस 4 बराबर 0। ऐसे ही है, आप यहां से x माइनस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस 2 यहां बच जाएगा, 0 होना चाहिए, तो x माइनस 4 बराबर 0।
x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान यहां पर 4 और 2 दोनों आ जाएगा, मतलब x का मान 4 भी चलेगा और 2 भी चलेगा। ठीक है, तो x का मान 4 आएगा, ध्यान से सुनना, x बराबर 4 तो x बराबर 2, x बराबर 2। y क्या है? y है x, 8 को x में भाग दोगे तो अगर y का मान निकालो तो 8 बटा 4 मतलब 2, और इस केस में y का मान निकालो तो 4, मतलब इस केस में आपके सामने 2 हल आएंगे। पहले हल, दूसरे सवाल का जवाब आप ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरे सवाल में x का जो मान है, x का मान अगर 4 लोगे तो y का मान 2 और z का मान 0, x का मान यदि 2 लोगे तो y का मान 4 और z का मान तो 0 है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं x, y, z के बारे में बात करूं तो ये 4, 2, 0 या फिर 2, 4, 0 ऐसे लिखा जा सकता है। दोनों तरीके सही है, या तो ये तरीका या फिर ये तरीका, दोनों सही है। तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो सवाल है उसमें अवयव आपके सामने दिए गए हैं कुछ ऐसे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ऐसे कुछ दिया है सर। तीसरा वाला पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, y प्लस जेड, और 9, 5 और 7। अच्छा, क्या ये दो अवयव बराबर हैं? देखो, अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो ये पूरा का पूरा जुड़ के एक अवयव बन रहा है। ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग अवयव हैं, ये x, y और z तीनों जुड़ के एक अवयव बन गए। जैसे मान लो एक संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, ये तीनों संख्याएं अलग है लेकिन तीनों को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 ये 6, एक नई एक संख्या बनी। इसी प्रकार से अगर ये बराबर है तो ये अवयव 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, x प्लस z 5 के बराबर होना चाहिए और y प्लस z 7 के बराबर होना चाहिए। आपने इससे समीकरण 1 कहा, इसे समीकरण 2 कहा और इसे समीकरण 3 कहा। समीकरण 3 कहता है, सुनना मेरी बात को, कि y प्लस z जो है वो 7 के बराबर है। तो अगर समीकरण 1 और 3 का प्रयोग करूं मैं तो x प्लस y प्लस z है ना, तो ये जो y प्लस z है इसको 7 तो लिख सकते थे अपन, तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस 7 बराबर 9, क्योंकि y प्लस z तो 7 के बराबर है ना। अगर ऐसा है तो x का मान 2। दूसरा यहीं पर बाकी बात भी कर लेते हैं। जब x का मान 2 है तो समीकरण 2 से z का मान कितना आ जाएगा? x प्लस z बराबर 5 है, बिल्कुल। अब जब x का मान 2 है तो 2 प्लस z बराबर कितना? 5, तो z का मान 3। बात भी सही है। अब अगर z का मान 3 है तो y का मान समीकरण 3 से निकाल सकते हो, निकल जाएगा। y प्लस z बराबर 7 है, y प्लस 3 बराबर 7, तो y का मान मिला 4। तो भाई साहब x का मान 2, y का मान z और z का मान, y का मान 4 और z का मान 3, रख के देख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। 2, 3, 5 और 4 9, सही है। x का मान 2, y का मान 5, तो z का मान 5, x का मान 2, z का मान 3, तो 3 + 2 5, यहां पर भी 4 और 3 7 हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 भी समाप्त। ये सिंपल सी चीजें थी यार, अपन इनको डिस्कस कर चुके थे वैसे तो। ओके, समीकरण a या a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, अच्छा ठीक है, बराबर 1 आपको दिया है, पहली बात तो ये है, या बराबर -1, 5, 0, 3 से ABCD का मान ज्ञात कीजिए।
अब ये दो अवयव बराबर है, अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके जो अवयव होते हैं, जैसे पहले अवयव या पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव यहां a माइनस बी है और यहां पर -1 है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2a माइनस सी, यहां पर वो 5 के बराबर है। साथ ही साथ यहां पर 2a माइनस बी, तो ये 0 के बराबर है, और ये 3c प्लस डी ये 13 के बराबर है। 1 2 3 और 4, ये 4 अवयव आपके सामने हैं। ऐसा कुछ। अब अगर आपको इन चारों में से या चारों का मान निकालना है तो देखिए ऐसे ही दो समीकरण ढूंढिए जिनमें दो अवयव हो और दोनों में दो या दो चर हो, दोनों में समान हो। जैसे यहां ए बी है तो यहां ए सी है, नहीं, यहां ए बी है और यहां ए बी, यहां इन दोनों समीकरण को मैं हल कर सकता हूं। देखिए अपन समीकरण 1 और 3 को हल करने जाएंगे। किसको? अब समीकरण 1 और 3 से मतलब इसे 2a माइनस बी या a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0, यही है। पहले समीकरण में से दूसरा घटा दो या दूसरे में से पहला घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। घटाने पे क्या करते हैं, यहां चिन्ह बदल देते हैं, इसका तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। a में से 2a गए तो -a, b में से b गया तो 0 बराबर -1, तो a का मान माइनस या a का मान 1। जैसे ही मुझे पता चला कि a का मान -1 है, मैं 2a माइनस बी या a का मान 1 है, मैं 2a माइनस बी जानता हूं 0 के बराबर है, दिया हुआ है समीकरण नंबर 3 में। तो a का मान हो जाएगा 2 गुणा 1 माइनस बी बराबर 0, तो b का मान यहां से 2 आ गया। यू कैन चेक एंड वेरीफाई। जब b का मान 2 आ गया, अब मुझे c और d निकालना है, तो कैसे निकालोगे यार c और d? तो c और d निकालने के लिए समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। अब समीकरण 2 क्या कहता है, 2a प्लस सी बराबर 5, यही है ना, 2a प्लस सी बराबर 5। तो a की जगह 1 रख दो, है ना, क्योंकि a बराबर 1 है, ये रख दिया अपन ने यहां पर। तो 2a प्लस सी मतलब 2c प्लस 5, दैट मीन्स c बराबर 3। ये तीसरा जवाब है। अब समीकरण 4 के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या कहता है, 3 गुणा सी प्लस डी बराबर 13। 3 गुणा सी का मान 3, डी का मान नहीं पता, ये 13 के बराबर है। तो यहां से 9 प्लस डी बराबर 13, तो d का मान मिला 4। तो a, b, c और d का मान आपके सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आव्यूह में, मतलब मैंने आपको बताया था कि हम आव्यूह की मदद से समीकरण हल करते हैं, ये वो चीज नहीं है। पहले लेक्चर में बताया था कि आव्यूह का मतलब क्या है, लेकिन मैं आव्यूह का प्रयोग किया है, लेकिन वो ये चीज नहीं है ना, वो ये चीज कुछ अलग ही, मतलब ये बस ऐसे ही आपको ABCD में घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करवा रहे हैं। आव्यूह में मतलब बेसिकली आव्यूह में ऐसा होता है कि आप बिना सूत्र लगाए डायरेक्टली मतलब आंसर निकाल सकते हैं। सूत्र तो लगाना ही पड़ता है, हालांकि कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन हाँ उतना नहीं होते। जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना सिंपल है, 3 चर वाले का भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं होता। लेकिन 4, 5, 6, 7 चर जब आते हैं तब कैलकुलेशन टफ होता है, तो वहां पर आप आव्यूह विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब चर 1000 तक, मतलब हजारों हो सकते हैं, जितना मन करे उतने चर हो सकते हैं, उतने समीकरण भी होने चाहिए। ठीक है, यदि AIJ M क्रॉस N एक वर्ग आव्यूह है, कोई भी आव्यूह यदि वर्ग आव्यूह होता है तो वो कब होता है, जब स्तंभ या स्तंभों की संख्या
बराबर पंक्ति की संख्या होनी चाहिए। तभी होता है। स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या का मतलब क्या है? अगर मैं AIJ नाम का लिखता हूं आव्यूह, तो ये M क्रॉस N है। इसका मतलब क्या है? M को लिखते हो पहले पंक्ति, N का मतलब होता है स्तंभ। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में N बराबर M होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर C में दिया है। वर्ग आव्यूह को अपन डिस्कस भी कर चुके थे कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए, ओके। X, Y, Z से प्रदत्त निम्न में से किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है? मतलब आपको X और Y का मान निकालना है। ओके, चलो यार। तो देखो, पहली पंक्ति का पहला अवयव बराबर होना चाहिए, तो 3x + 7 बराबर 0 है ना। तो 3x + 7 बराबर 0 मतलब x का मान आएगा यहां से -7/3 और y - 2 बराबर 5। तो यहां से मिला y - 2 बराबर 5, तो y का मान मिला 7। लेकिन एक छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि आपने x और y के मान तो निकाल लिए, लेकिन उन x और y के मान के बीच ये बाकी के जो अवयव है वो समान है कि नहीं है, ये चेक करना अति आवश्यक है। जैसे अगर मैं y + 1 की बात करूं तो यहां से 8 आएगा, इसका मतलब y का मान 7 आना चाहिए। मतलब y बराबर 7 पर ये दोनों भी समान है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब y बराबर 7 सही है। x बराबर चेक कर लेते हैं कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2x - 3 या 2 - 3x बराबर 4, तो आप क्या कीजिए, 4 को इधर लाइए, 2 को उधर पहुंचाइए, तो आ जाएगा -2 बराबर 3x। तो x का मान तो यहां -2/3 आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये जो दोनों x वाली चीजें हैं, मतलब A11 और A22, ये अवयव इसके बराबर तब है जब x -7/3 है। अब यदि x का मान -7/3 रखोगे तो यहां पर भी रखना पड़ेगा और यहां पर भी रखना पड़ेगा, दोनों जगह समान मान रखोगे तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं हो पाएंगे। और अगर x का मान -2/3 रखोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। इसका मतलब x का कोई एक ऐसा मान नहीं आ रहा जहां पर दोनों संभव हो, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ट्रैप था बेसिकली आपके लिए एक, आप इसमें फंस जाते अगर सिर्फ यही देखने के बाद आंसर नंबर माइनस, ठीक है जो भी है वो लगाते तो। डन है। सो प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ, और प्रश्न के साथ उम्मीद है कि ये आखिरी सवाल होगा आई थिंक, ठीक है। 3 कोटि 3 के या 3 क्रॉस 3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? क्रमचय संचय का सवाल है वैसे तो, ये अवयव में पूछ लिया है बस। 3 कोटि 3 का ऐसा अवयव मतलब एक अवयव है ऐसा जिसमें 3 क्रॉस 3 अवयव है। जैसे यहां एक अवयव होगा, एक अवयव यहां होगा। ये अवयव 0 नहीं है ना, इनकी जगह अपन डब्बा बना देते हैं कि एक अवयव तो यहां होगा, दूसरा अवयव यहां होगा, तीसरा अवयव यहां होगा, उसके बाद अगला अवयव यहां होगा, एक अवयव यहां होगा, फिर एक अवयव यहां होगा, ठीक है, फिर एक अवयव यहां होता है, कुछ इस प्रकार से। और ये जो अवयव है इस प्रकार से बनता है जिसमें 3 कोटि और 3 पंक्तियां, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होते हैं। अब आपको यह बोला है कि इनकी जगह आप 0 या 1 के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब इस डिब्बे को 0 और 1 से भरा जा सकता है। तो इस बॉक्स को भरने के तरीके 0 या 1, मतलब 0 और 1 में से कुछ भी रख दो। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के कुल तरीके कितने? 2। क्या सिर्फ पहले बॉक्स को भरने से काम हो जाएगा? नहीं, बाकी के सारे बॉक्स को भरना पड़ेगा। तो आपको ये तो नहीं बोला ना कि यहां 1 रखो तो यहां नहीं रखो, आपका जो मन करे। तो इस वाले बॉक्स को भरने के भी तरीके 0 या 1, इस वाले बॉक्स को भरने के तरीके भी 0 या 1, जितने भी बॉक्स हैं सभी को भरने के तरीके 0 या 1। बॉक्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल 9 अवयव हैं। और हर अवयव में या तो आप 0 या 1 रख सकते हो, तो आप हर बॉक्स को 2-2 तरीकों से भर सकते हो।
तो बॉक्स को 9 कुल, मतलब ये कुल तरीके होंगे। पहले बॉक्स को 2 तरीके से, दूसरे को 2 तरीके से, तीसरे को 2 तरीके से, चौथे को 9 बॉक्स को 9 तरीकों से भरा, या 2 की घात 9 तरीकों से भर सकते हैं, जो कि होता है 512। तो 512 विकल्प नंबर डी में है, जो कि करेक्ट है। चलिए, प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ और प्रश्न के साथ ही ये प्रश्नावली भी समाप्त होती हुई। अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल पर देख रहे हैं, तो वहां पर इन वीडियोस को देखने में कई बार हो सकता है आपको समस्या आ जाए, प्लेलिस्ट है, ढूंढने में समय भी लग जाता है। तो एक दूसरा तरीका है, आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.magnetbrains.com। वहां पर आप CBSE हिंदी का चयन कीजिए। जैसे आप CBSE हिंदी का चयन करेंगे, आपको वहां गणित विषय दिखेगा। गणित विषय में आपने कक्षा 12वीं का चयन किया, 11वीं के हो तो 11वीं का कर लो, 10वीं हो तो 10वीं। आपने इसका चयन करते ही ये देखा कि गणित विषय में आपके सामने बेसिकली अपन ने गणित विषय पे क्लिक किया, NCERT किताब दिखी, NCERT पढ़ा कि भाई साहब इसमें ये चैप्टर हो चुके हैं। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके सारे टॉपिक आपके सामने यहाँ लिखे आ जाएंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सिंपल प्रोसेस है। बाकी आपको ये पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो हिंदी चैनल है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप समस्त विद्यार्थियों को पूरी तरह से आपकी स्कूली शिक्षा मुफ्त प्रदान करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को शेयर करना है, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी समय समय पर देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।